हेलो एवरीवन, ये है आपके पास 2025 फिजिक्स का लेटेस्ट सिलेबस। तो अब हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम एक एक करके सारे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। आज चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे फोर्स, और उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स, कैसे हमारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे और कैसे थ्योरी वाले क्वेश्चंस बनेंगे, सब कुछ हम एक वन शॉट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर। और ये लेटेस्ट आईसीएसई 2025 सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे, कोई भी टॉपिक हमारा छूटेगा नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला, यहां पे आपको सारे टॉपिक्स मैंने आईसीएसई की वेबसाइट से निकाले हैं। तो फर्स्ट चीज हम टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसे टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। पहली चीज हमारे पास बोल रहा है हमें एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन दे दो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशंस का। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर के सारे सब टॉपिक्स धीरे धीरे। देखो, जब भी हमारे पास फोर्स होता है, राइट, हम सबको पता है फोर्स, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं फोर्स एक क्वांटिटी है। आप डोर खोलते हो, फोर्स लगाते हो, राइट। आप कोई चीज पिक कर रहे हो ऊपर, उसके लिए फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स डेली लाइफ में हम हर जगह यूज करते हैं। मान के चलो ये कोई है, ठीक है, ABCXYZ कोई भी, ये इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहा है। लेट्स से ये बॉक्स है, यहां पे मैंने फोर्स लगाया। अब मैं आपसे अगर पूछूं क्या होगा, तो आपका इजी सा रिप्लाई होगा, सर अगर आप इसको इधर राइट साइड फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये बॉक्स आगे मूव हो जाएगा, राइट, मूव हो जाएगा। अगर मैं फिर से आपसे पूछूं, इस बार ये बॉक्स यहां पे एंड मैं इसको इधर फोर्स लगा रहा हूं, तो इस बार ये लेफ्ट साइड मूव होगा। तो जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं, बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, राइट। अब अगर मैं आगे चलूं और आपको बोलूं कि इस बार क्या हो रहा है, ये एक बॉडी है, इसको मैंने बीच से फिक्स कर दिया नेल से, ठीक है, कोई कील या फिर किसी भी चीज से इसको फिक्स कर दिया। मैं इसको फिक्स कर दिया। अब मैं जब इस पे फोर्स लगाऊंगा, इधर F नाम का, अब मैं इस बॉडी को ध्यान से देखना सब, इस बॉडी को बीच से फिक्स कर दिया गया है। अब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा। पहले क्या हो रहा था, बॉडी फिक्स नहीं थी, मैं फोर्स लगा रहा था, बॉडी आगे मूव हो रही थी, राइट। अब मैंने इसको एक जगह से फिक्स कर दिया, तो फोर्स लगाने पे क्या होगा, सब इमेजिन कर पाएंगे। बॉडी मूव तो नहीं हो सकती। अब सर आपने यहां से फिक्स कर दिया इससे, तो क्या होगा, ये बॉडी रोटेट करेगी। तो मतलब इजी सी चीजें सब इमेजिन कर पा रहे होंगे कि जब भी बॉडी को फिक्स या पिवट करा जाता है, ध्यान देना, जब भी बॉडी को फिक्स या पिवट करा जाता है और आप फोर्स लगा रहे हो, तो बॉडी रोटेट होती है। क्या होती है, रोटेट होती है या टर्न होती है। क्लियर है, इजी सा है, सर समझ आता है। अगर बॉडी हमारी है और उस पर हम फोर्स लगाते हो, बेचारी डिस्प्लेस हो जाती है, पर अगर आप उसको कहीं से फिक्स कर दो या हैंग कर दो उस बॉडी को, तो फोर्स लगाओगे तो बॉडी रोटेट होगी, राइट। अब देखो, ये फोर्स जो पहले केस में फोर्स था, वो तो नॉर्मल हम F=ma पढ़ते ही पढ़ते हैं। ये वाला फोर्स जिस केस में बॉडी फिक्स या पिवट है, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, उस केस में ये बॉडी टर्न या रोटेट होगी। ऐसे टाइप के अफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। और यहीं से हमारी शुरुआत होती है चैप्टर की। टॉर्क, टॉर्क क्या, टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स को ही टॉर्क बोलते हैं। जब किसी फोर्स के हेल्प से हम किसी बॉडी को टर्न कर रहे हैं तो उसको टॉर्क बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, जो आपका सिलेबस है उसमें पहला क्या बोल रहा है कि इनको एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन सिखाओ, एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशंस। बेसिक हमें पकड़ के चलना है। तो देखो, पहला जो केस था, जो मैंने क्या करा है, ये वाला ऊपर वाला केस, इसमें अगर ध्यान दोगे आप तो एक ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, सीधा सीधा बॉडी लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करती है। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, ठीक है। ये तो हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया मोशन के बारे में, और ये भी पता चल गया सर बॉडी अगर फिक्स कर दी ना आपने, फटाक से मुझे पता चल जाएगा इसमें तो रोटेशनल मोशन है, क्योंकि एक जाएगी कैसे आगे पीछे अब, राइट। तो इसी रोटेशनल मोशन को टॉर्क बोला गया। अब इस टॉर्क बोला है, फोर्स है तो टॉर्क भी है। टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी निकल के आती है, एंड इस टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स, देखो फोर्स तो लगाना पड़ेगा, राइट, दूसरा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा,
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सर आपने बता दिया किसी बॉडी को फिक्स करते हैं, इस पर फोर्स लगाते हैं, टॉर्क लगता है, बट अगर आपसे पूछे कितना टॉर्क, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, कितना टॉर्क, तो उसका जो फॉर्मूला है वो है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब आपने एक बॉडी ले ली, इसको कहीं ना कहीं पॉइंट से फिक्स कर दिया और आपने इस पे क्या लगाया, यहां पे फोर्स लगाया। फोर्स कितना, मान के चलो 20 न्यूटन, और यहां पे लगाया है, ध्यान देना। अब सर जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ना, जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है उसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जो मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा वहां, बट आपको ढंग से थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर कुछ भी नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ये मेरी। तो अगर फोर्स सर ये है ऊपर, तो क्या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये होगा, हाँ जरूर। अगर सर फोर्स नीचे है तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ये होगा क्या, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, हाँ। तो ये तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो। अब ये सर ड्रॉ क्यों करिए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से मेरे फिक्स्ड पॉइंट का जो डिस्टेंस है वही तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। नहीं समझे, इजी है सर। ये बॉडी थी, मैंने मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मेरा लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, परपेंडिकुलर जो मैं डॉटेड से ड्रॉ कर रहा हूं वो कहां होगा, कैसे बनाएंगे सर, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में लाइन खींच के, राइट। तो वहां से लेकर इस फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो सर तब तो टॉर्क इजी है, मान के चलो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान के चलते सर 2 मीटर्स है, तो आ गया मेरा 20, आ गया मेरा टॉर्क। ध्यान देना, टॉर्क की यूनिट न्यूटन नहीं होगी, न्यूटन टॉर्क की यूनिट नहीं है, न्यूटन है फोर्स की यूनिट। तो टॉर्क की यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन मीटर, क्योंकि मैंने इसमें डिस्टेंस भी तो मल्टीप्लाई किया था। अगर आपको किसी का फॉर्मूला पता है तो यूनिट तो आराम से बन गई। तो 2 क्वेश्चन मेरे बन गए, एक टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का न्यूमेरिकल, और टॉर्क की यूनिट जो आपसे पूछता ही पूछता है। इस टॉर्क का दूसरा नाम भी कभी पूछ लेता है, जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्या नाम है भाई, मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्लियर है सर, ठीक है, समझ आ गया। टॉर्क कब लगेगा मैं बता दूंगा, कब बॉडी लीनियर मूव करेगी मैं बता दूंगा। टॉर्क कितना होता है सर, आप बस बता दो कितना फोर्स लगाया है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, कहां से देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां पे बॉडी फिक्स करी है वहां से लेके जहां लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की। ठीक है, 2 चीज क्लियर है। अच्छा, और यूनिट भी क्लियर है। अब आते हैं हमारे सिलेबस में वापस। तो देखो सर, ये मूवमेंट और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स तो सर आराम से आ गया, कॉल्ड फोर्स, टॉर्क। मूवमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोला गया, टॉर्क, इजी है सर। सर सीजीएस और एसआई यूनिट की बात करी है इसने, हमने डिस्कस कर दिया, बट सर हमने तो सिर्फ एसआई यूनिट डिस्कस करी है, न्यूटन मीटर। तो क्या सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर, ये एसआई यूनिट है, तो सीजीएस कितनी हो जाएगी मेरी, आप न्यूटन, न्यूटन है, न्यूटन को सीजीएस में क्या बोलते हैं, डाइन, DYNE, राइट, डाइन बोलते हैं। और मीटर को क्या लिख दूंगा मैं, सेंटीमीटर। सर याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो ऐसा ही पूछेगा तो न्यूटन मीटर और सीजीएस पूछेगा तो डाइन सेंटीमीटर, याद कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बोल रहा है वो कॉमन एग्जांपल भी बता देना बच्चों को कि डोर खुलता है, डोर एक तरफ से फिक्स होता है, आपने देखा होगा, मान के चलो ये डोर है, एक तरफ से फिक्स है जहां पे हिंज लगे होते हैं और ये ऐसे रोटेट होके खुलता है, राइट। तो ये आप क्या कर रहे हो, हैंडल से टॉर्क लगा रहे हो। अगर डोर फिक्स नहीं करोगे आप एक एंड से, डोर तो आपके हाथ में आ जाएगा, तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा, तो वो ट्रांसलेशन या लीनियर मोशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, बाइसाइकिल का पेडल मारते हैं हम रोटेट करके, टॉर्क, तो आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे आसपास सारी चीजें। अब सर समझ आ गया, मान के चलो आपके पास ये बॉडी है, अब इसको सर एक तरफ से फिक्स कर दो। अब मैंने लगाया ये F1 फोर्स इधर, यहां लगाया F2 फोर्स इधर। सर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बता दो, ये हो गई मेरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F1 के लिए और ये हो गई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F2 के लिए। ध्यान देना, F1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा और F2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये भी हमें पता है। अगर मैं आपसे पूछूं ये F1 जो है ये इसको किस साइड रोटेट करेगा, तो सर दिख रहा है मुझे F1 इसको इधर की साइड मतलब ऐसे घुमाएगा, और ये कौन सा मोशन होता है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। सर दूसरा F2 मुझे दिख रहा है इस तरफ घुमाएगा इसे, ये कौन सा मोशन है, सर ये तो क्लॉक की तरह है, तो ये क्लॉकवाइज।
तो सर जब भी टॉर्क लगता है ना तो आपसे वो एग्जामिनर एक और चीज़ पूछ सकता है कि चलो फोर्स लगा दिया आपने, टॉर्क भी बता दिया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बता दो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। ये हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें डायग्राम न दिया हो। अभी डायग्राम दिया है, दिख रहा है, हमें विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि F1 तो इधर की तरफ घुमाएगा इसे एंटी क्लॉकवाइज, F2 इधर की तरफ घुमाएगा क्लॉकवाइज, राइट। तो पूछेगा भाई क्लॉकवाइज टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें आता है। और ज्यादा थोड़ा हिंट के लिए और ज्यादा ट्रिक क्वेश्चन बनाने के लिए वो क्या बोल देगा, क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है ना उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव साइन से। तो अगर वो बोल रहा है कि पॉजिटिव टॉर्क बताओ, क्या इसमें पॉजिटिव F1 वाला पॉजिटिव टॉर्क लगा रहा है या नेगेटिव टॉर्क लगा रहा है, तो हमारा दिमाग बिल्कुल चलना चाहिए। सर F1 वाला, F1 तो सर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है, सर एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज को तो मैं पॉजिटिव बोलता हूँ, तो पॉजिटिव टॉर्क आंसर है, राइट। तो डायरेक्शन भी आपको पता होना चाहिए, टॉर्क की क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। क्लियर है ये बात? आई होप ये बात क्लियर है। तो ये हुआ मेरा एक और टॉपिक कवर, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। सर मूवमेंट्स क्यों बोल रहा है? अभी हमने देखा टॉर्क का दूसरा नाम मूवमेंट ऑफ फोर्स है, ठीक है। अब कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, अब देखो इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो मान के चलो ये बॉडी है और इसमें ऊपर से कोई फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, तो ये बॉडी कहाँ जाएगी? बिल्कुल नीचे, नीचे की तरफ जाएगी ये बॉडी। अब दूसरा बंदा इस पर फोर्स लगा रहा है ऊपर 10 न्यूटन का, अब बताओ बॉडी कहाँ जाएगी? सर बॉडी कहीं मूव नहीं होगी। बट अगर कोई यहाँ पे फोर्स लगा रहा है 3 न्यूटन का और यहाँ पे फोर्स लगा रहा है कोई 1 न्यूटन का, तो बॉडी कहाँ जाएगी? सर राइट साइड जाएगी, क्योंकि ऊपर नीचे का तो कैंसिल हो जाएगा 10 और 10, बट जो ये 3 न्यूटन है ये 1 न्यूटन इसको लेफ्ट साइड पुश कर रहा है, 3 न्यूटन इसको राइट साइड पुश कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी राइट साइड जाएगी, तो मतलब मोशन में है बॉडी। बट अगर ऐसा केस होता ना कि ये भी 3 न्यूटन होता है इधर से, ये भी 3 न्यूटन होता, इस केस में बॉडी मेरी रेस्ट पे ही रहती, जिसको मैं क्या बोलता हूं? इक्विलिब्रियम। ये होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब कि फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी मूव ही नहीं कर रही है। अभी तक मैंने क्या एग्जांपल्स देखे थे, मैं फोर्स लगा रहा था बॉडी मूव कर रही थी, बट यहां फोर्स लगा रहा हूं तो बॉडी मूव नहीं कर रही है। सर सिंपल सी बात है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर उतना ही कोई फोर्स लगाया तो क्यों बॉडी मूव करेगी? तो यही इक्विलिब्रियम है, यही प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम है। और अगर इसको टॉर्क के मतलब से देखें तो यहां पे मान के चलो कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है, कुछ फोर्स लग रहा है F1 और वो कुछ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, बट वो किस पे डिपेंड करेगा? इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस में। और यहां पे भी उतना ही फोर्स लग रहा है, लेट से F1 ही, तो ये इसको किधर साइड मूव करने की कोशिश करेगा? ये इसको मूव कर, और मान के चलो डिस्टेंस 10 है, मान के चलो ये डिस्टेंस 5 है, ठीक है, और ये वाला कितना है? F1 5 न्यूटन है, F2 मेरा, ये इसको F2 मान लो 10 न्यूटन है। अब बताओ सर इसकी वजह से टॉर्क कितना? सर आपने बताया था, एक ही फॉर्मूला याद है मुझे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना? 5, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10, सर टॉर्क 50 है। अब बताओ क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? सर ये इसको ऐसे घुमा रहा है तो ये हो गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और एंटी क्लॉकवाइज को ना सर मैं पॉजिटिव लिखता हूँ। दूसरे केस में क्या हो रहा है भाई? दूसरे केस में सर टॉर्क निकालो फिर से, ये टाउ 1 लिख दो, उसको टाउ 2 लिख दो, इसको टाउ बोलते हैं जो सिंबल बना रहा हूं मैं, ठीक है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सर फोर्स कितना? 10, सर डिस्टेंस कितना? 5, ये हो गया सर 50, और ये सर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है इसको, तो इसको नेगेटिव लिख दूंगा। क्या इन दोनों का सम +50 -50 जीरो नहीं हो रहा है? जीरो हो रहा है, इसका मतलब टॉर्क तो लग रहे हैं दो बॉडीज में, एक इधर एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, बट उसका सम जीरो है, तो इस वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब वो आपसे न्यूमेरिकल दे देता है मीटर स्केल के, बहुत फेमस वाले, कि मीटर स्केल रखा है, इधर साइड फोर्स लग रहा है, इधर भी 2 फोर्सेस लग रहे हैं, बताओ, ठीक है, बताओ ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? करना कुछ नहीं है, अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल आ रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में है। और मान के चलो ये -60 आता एक तरफ और एक तरफ +50 आता, इसका सम तो -10 होता है, मतलब -10 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है 10 न्यूटन मीटर का। न्यूटन मीटर बोलना बहुत जरूरी है भाई, समझ आया इक्विलिब्रियम का मतलब। अब इक्विलिब्रियम ना ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है देखो, आपको फंसाएगा कहां। इक्विलिब्रियम ना 2 टाइप के होते हैं, एक तो स्टेबल और एक डायनामिक।
इन दोनों के आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, बस बेसिक आइडिया आपको जानना है। मान के चलो ये मेरा पेन है, अगर ये अभी रेस्ट पे है और ये रेस्ट पे ही है फोर्स लगाने के बाद भी, मतलब कहीं नहीं जा रहा है, तो मैं क्या बोलता हूँ ये इक्विलिब्रियम है। बट कौन सा वाला? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मान के चलो ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और मैं इस पर फोर्सेस लगाने की, आसपास से फोर्सेस लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, ये फिर भी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो मैं इसको क्या बोलूंगा भाई? डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको भी इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इसमें आप ये नहीं बोल सकते सर बॉडी तो मूव कर रही है बट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है फोर्स लगाने के बाद भी, तो ये भी इक्विलिब्रियम है, बट कौन सा वाला? डायनामिक। अगर वो अब आपसे वो पूछेगा, क्या पूछेगा? एक बॉल ना सरफेस में रखी है, ये बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम है डायनामिक? सर ये तो पहले से रेस्ट में, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। दूसरा पूछ लेगा, एक रेन की ड्रॉप 2 मीटर पर सेकंड से नीचे गिर रही है, 2 मीटर पर सेकंड से नीचे गिर रही है, कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रही है, तो कौन सा वाला इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल हुआ क्या? नहीं, डायनामिक, क्योंकि वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये क्वेश्चन आपसे बना सकता है, बस कोई न्यूमेरिकल नहीं बनाएगा इससे। समझ आया? क्लियर है सर? सर पूरा चैप्टर क्लियर हो रहा है, एक एक करके छोटे से छोटा मैं कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आ रहा हूं, ठीक है, ताकि आप कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आपको एग्जाम लॉजिकल वाला पूछ ले वो, या थ्योरेटिकल पूछ ले या न्यूमेरिकल पूछ ले, आपसे बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू बी इक्विलिब्रियम, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल, ये दोनों चीज़ मैं आपको बता दी। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हमने डिस्कस कर लिया क्या, एंड इट्स वेरिफिकेशन यूजिंग मीटर रूल सस्पेंडेड बाय 2 स्प्रिंग बैलेंस विद स्लॉटेड वेट्स। अभी मैंने आपको F1 और F2 वाला बताया, ये वही तो है कि एक मीटर स्केल ले लिया। मीटर स्केल मतलब लेंथ इसकी 100 मीटर, नॉट 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर। मीटर स्केल मतलब 1 मीटर है तो मतलब 100 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है ना। और अभी मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या बोलता है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बोलता है अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल है तो सम कितना आ रहा था? 0। इसका मतलब बॉडी मेरी कौन से इक्विलिब्रियम में, स्टेबल या डायनामिक? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम में तो है बट कौन सा वाला? स्टेबल वाला। अच्छा, अब इससे आपको सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिखा है इसने, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछने वाला है। सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मतलब टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक ये फॉर्मूला, और दूसरा टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क। कब होता है ये तब होता है जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तभी आपको ये यूज करना है। ऐसे नहीं हर केस में आप लिख रहे हो कि सर हाँ जितना एंटी क्लॉकवाइज होगा उतना क्लॉकवाइज होगा, वो बताएगा कि भाई ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तभी। इसीलिए आप देखोगे आपके हर न्यूमेरिकल में लिखा रहता है इफ द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, इफ द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। समझ आया? समझ आता है। अच्छा, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्वालिटेटिव ओनली, क्वालिटेटिव मतलब न्यू न्यूमेरिकल्स ओनली, कॉन्सेप्ट समझो, डेफिनेशन समझो, एग्जाम्पल समझो, ठीक है ना। बट समझना है आपको। देखो अब मेरी कोई बॉडी है और ये अर्थ के ऊपर है, राइट। अब मान के चलो यहां पे क्या फोर्स लग रहा है क्या? सर कैसे? ग्रेविटी हमेशा नीचे खींचती है, तो इसको F1 मान लेता हूं। सर इस पे भी तो लग रहा होगा F2, अरे सर इस पे भी तो लग रहा होगा F3। कितने हर पॉइंट पे फोर्सेस लग रहे हैं। और एक पॉइंट होगा इस बॉडी में, कहीं मान लो सेंटर होगा एक पॉइंट, जिसके अबाउट ये जो लेफ्ट में सारे फोर्सेज हैं और जो ये राइट में सारे फोर्सेज है, लेफ्ट में जो सारे फोर्सेज है इसको कहाँ घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। राइट में जो सारे फोर्सेज है उसको कहाँ घुमाएगा? क्लॉकवाइज। तो एक पॉइंट होगा जिसके अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इक्वल हो जाएंगे, मतलब बॉडी बैलेंस हो जाएगी उस पॉइंट के अबाउट। उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ टॉर्क 0 हो जाएगा। इसी पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला गया है। अब आप असली मीनिंग समझ पाए होंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पिवट या फिक्स्ड पॉइंट है। हमने आज जब चैप्टर स्टार्ट किया था ना तो ये बात कही थी कि फिक्स्ड और पिवट पॉइंट चाहिए मुझे एक, तभी बॉडी रोटेट हो गई, वरना तो आगे बढ़ जाएगी, ट्रांसलेशन मोशन होगा, वरना रोटेशनल नहीं होगा। तो ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क सेम आ रहे हैं, जितना पॉजिटिव टॉर्क उतना नेगेटिव टॉर्क। नेगेटिव वाला कौन सा होता है? क्लॉकवाइज। पॉजिटिव वाला एंटी क्लॉकवाइज है। रिवाइज भी कर रहे हैं, ठीक है। उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला गया है, उस पॉइंट को। अब सर्कल के लिए वो सेंटर में होता है, ट्राइंगल के लिए कहां होगा? आप बुक के आपके टेबल दी है, वहां से आपको एक क्वेश्चन पक्का पूछ सकता है कि भाई बताओ इस शेप के लिए कितना होगा, कोन के लिए कितना होगा, हाइट
कहाँ पे होगी उसकी, कौन सी जगह पॉइंट होगा, इसका आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, मतलब मांगेगा, मैथ्स भी नहीं मांगेगा आपसे, न्यूमेरिकल भी नहीं पूछेगा, बट याद होने चाहिए। तो वो टेबल सबको याद होनी चाहिए। जिसको याद है वो मुझे कमेंट करके बताए, हर एक शेप का। कोई नया शेप आपको PYQ में दिखा है वो कमेंट करो, ठीक है। आपकी तरफ से भी मुझे एनर्जी चाहिए, राइट। तो ये सम एग्जाम्पल्स ऑफ सम रेगुलर बॉडीज एंड इरेगुलर लैमिना। तो सब मैंने क्या बोला आपको, किसी भी बॉडी का वो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ सकता है विदाउट न्यूमेरिकल। ये पहला पार्ट तो फटाक से क्लियर कर दिया हमने। पहले पार्ट का नाम था टर्निंग फोर्सेस कॉन्सेप्ट, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, जिसको टॉर्क बोला गया। आज सीख के गए हैं सर, फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सिंपल न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे इससे। दूसरा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसमें देख लेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो इस साल आपको पढ़ना है, एग्जाम में आएगा। आपका लेटेस्ट सिलेबस उठाया है मैंने, किसी को सिलेबस से लेके डाउट होगा वो मुझसे पूछ सकता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? अब देखो, एक बॉडी है, अगर मान के चले बॉडी है, वो किसी पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है, सर्कल में, बोल सकते हैं सर्कल में घूम रही है, तो उसको सर्कुलर मोशन बोला गया है, राइट। अब जब बॉडी सर्कल में घूमती है ना, तो हमेशा जिस पॉइंट के अबाउट वो घूम रही है, उस बॉडी को उस पॉइंट पे एक फोर्स लगता है। ध्यान देना, जिस पॉइंट के अबाउट वो बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है, वो पॉइंट हमेशा उस बॉडी पे फोर्स लगाता है, अपनी तरफ फोर्स लगाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सर इनवर्ट्स लगाता है क्या? हाँ, इनवर्ट्स लगाता है, ये हमेशा लगेगा। यूनिफॉर्म क्यों बोला गया है? जब भी एक बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमती है ना, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है 10 मीटर पर सेकेंड मान लो, एग्जाम्पल है, ठीक है। 10 नहीं रहती है, 20 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। स्पीड तो कांस्टेंट होगी, बट वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। क्यों? देखो, जब यहां पे वो बॉडी थी, वो इधर 20 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रही थी। जब यहां पे वो बॉडी पहुंची, सर इधर भी तो 20 मीटर पर सेकेंड से मूव होगी, आपने बोला कहीं पे भी होगी 20 से मूव होगी, तो कांस्टेंट होना चाहिए ना। बट वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर मतलब स्पीड तो उसकी कांस्टेंट है 20 हर पॉइंट पे, यहां पे भी 20, बट क्या देख रहे हो, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी कब कांस्टेंट होती? अगर उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, तब तो मैं बोल सकता था वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी यहां पे चेंज हो रही है। सिर्फ कौन कांस्टेंट है? स्पीड। क्योंकि जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो मैं दो चीजें चेक करता हूं, एक उसकी डायरेक्शन और एक उसकी स्पीड। बट स्पीड के केस में मैं डायरेक्शन से मुझे कोई मतलब नहीं है, 20 से मूव हो रही है तो 20 से। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगा भाई? इनवर्ट्स। और इसी के ऑपोजिट एक सूडो फोर्स लगता है। सूडो मतलब नॉट रियल, सूडो फोर्स हम जिसे बोलते हैं, जो रियल नहीं है, वो लगता है सेंट्रीफ्यूगल। अब सर ये सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल मुझे समझ नहीं आया। देखो, बॉडी ऊपर नीचे मूव नहीं कर रही है, सिर्फ सर्कुलर में मूव कर रही है, तो इसके अंदर इनवर्ट्स अगर कोई फोर्स लग रहा है तो इसको अंदर खींच लेती हो, बट ऐसा तो हो नहीं रहा है, बॉडी तो ग्राउंड राउंड मूव हो रही है। ये फोर्स इसे, जो मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स बनाया, जो इनवर्ट्स लग रहा है, बॉडी को सर्कल उस पॉइंट पे नहीं ला रही है, इसको गोल गोल घुमा रही है, राइट। इसीलिए बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में लाने के लिए सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मान लेते हैं। इसका भी आप पे पास सिर्फ क्या है, न्यूमेरिकल नहीं आएंगे इससे आपके पास। ये नहीं पूछेगा सेंट्रीपिटल फोर्स निकालो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालो, बस आपको ये ध्यान रखना है सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड्स लगेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट? स्पीड कांस्टेंट। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं। पूछेगा क्यों? आप बोल दोगे भाई वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट होगी, डायरेक्शन चेंज होते हुए नहीं दिख रहा है क्या? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं ये वाला? ठीक है सर, क्लियर है। एज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेंट स्पीड बोला इसने, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी बोला है क्या? नहीं। एंड दो फोर्स इज प्रेजेंट, फोर्स है तभी भी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। क्योंकि ये भी आपसे पूछ सकता है, वैसे हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फोर्स और स्पीड के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री है। और जब फोर्स और स्पीड के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है ना, मान के चलो एक बॉडी ऐसे जा रही है, मूव कर रही है आराम से ला 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 करके राइट डायरेक्शन में, और आप उस पर फोर्स लगा रहे हो बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ,
और ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, आप इस पर बिल्कुल ऐसे जा रही है, आप बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो उस पर, क्या वो 10 मीटर ज़्यादा होगा या कम हो जाएगा? उस पर फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बॉडी फिर भी 10 मीटर पर सेकेंड से मस्त अपना जाती रहेगी, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर था। यही वो बोलना चाह रहा है, यही वो बोलना चाह रहा है कि फोर्स प्रेजेंट है तभी भी कैसे कांस्टेंट स्पीड हो सकती है, क्योंकि भाई फोर्स और स्पीड के बीच में एंगल 90 दे दिया ना तुमने, एंगल 90 डिग्री है, और जब एंगल 90 डिग्री होगा तो वो उस वेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और लास्ट डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, पहला डिफरेंस, सेंट्रीपिटल तो अंदर की साइड लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगता है उस सेंटर पॉइंट से जहां पे वो बॉडी गोल गोल घूम रही है। डायग्राम में बताऊं तो आपको, तो ये अगर डायग्राम था, ये वो बॉडी गोल गोल घूम रही है, ये सेंटर पॉइंट ऑरेंज है, सेंट्रीपिटल तो अंदर की साइड लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल बिल्कुल बाहर की साइड। एक तो ये डिफरेंस हो गया, और दूसरा सेंट्रीपिटल एक रियल फोर्स है, वो सूडो फोर्स। तो ये था आपका चैप्टर 1, हर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करा है। क्वेश्चंस बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, पीवाईक्यू बने होंगे तो आप रिवाइज करो, यहीं से बने होंगे। आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर में मजा आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम एक एक करके सारे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, जिसको रिवाइज करना है और जिसको बेस से पढ़ना है, दोनों लोगों के लिए ये चैप्टर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, हम सेकंड चैप्टर में मिलेंगे। आप कमेंट करके बताना, आपका कुछ भी फीडबैक होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए या और स्पीड चाहिए तो आप मुझे जरूर बताना। तब तक स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।